को तो मैं कबीर दास की तरह हमेशा रटता रहता हूँ, अकेला चिल्लाता रहता हूँ, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। यूपीएससी का रिजल्ट तो अपने आप में हमेशा नया होता है, कि घबराइए मत, ये एक चक्र है। जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, वो कहीं आसमान से आते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं। जिसको आप डैफ कहते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है। पिछले सालों के आधार पर अगर 2024 तक तो आए तो करीब-करीब 8 से 10% बच्चे हर साल धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं जो सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। प्रीलिम्स के पी-वाई-क्यू होते हैं, उसका जो ट्रेंड को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कल 11 नवंबर को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पर संघ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 2736 अभ्यर्थी मेंस क्वालिफाई किए यानी इंटरव्यू के राउंड में पहुंच चुके हैं। इसके पहले 14,000 से ज़्यादा बच्चों ने प्री परीक्षा ही पास की थी। तो आज इन सभी मुद्दों पर हमारे पास बात करने के लिए हैं हिस्ट्री के मेंटर और द स्टडी आईएएस के संस्थापक मणिकांत सिंह सर। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम और ये जो इस बार का जो रिजल्ट आया है इसमें नया क्या है, कुछ खास क्या है। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू वेरी मच कुलदीप, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, अच्छा हूँ सर। देखिए, एक्चुअली यूपीएससी का रिजल्ट तो अपने आप में हमेशा नया होता है, क्योंकि यह एक ऐसा एग्जाम है जिसे लगता है पोएटिक जस्टिस लागू हो गया। हर बार सरप्राइजेस के साथ आता है। जो डिजर्विंग हैं वो क्वालिफाई करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ डिजर्विंग बच्चे थोड़ी बहुत मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनको निराशा भी होती है। लेकिन चूंकि इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम है, तो जब भी इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट कम्स विथ मेनी सरप्राइजेज। इस बार भी वही है। रिजल्ट हैं, दोनों तरह का रिएक्शन है। जो बच्चे सक्सेसफुल हुए वो इंथुजियास्टिक भी हैं। जो बेचारे थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट भी है। तो हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। और जो बेचारे रह गए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि घबराइए मत, ये एक चक्र है। फिर आगे हम लोग फिर लड़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर फाइट करेंगे। एक सर भविष्योन्मुखी प्रश्न करते हैं, चूंकि अब जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन उनकी बात भी अपने आप में उनके साथ भी संवेदनाएं हैं। लेकिन एक भविष्योन्मुखी है कि सर डेफ एग्ज़ाम भरा जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो सर अब जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये फॉर्म भरते समय क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए, जिसको आप डैफ कहते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है, और वह मुख्य डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन वह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर अधिकांश क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में बनते हैं। तो पहले तो डैफ में सावधानी से भरी जाए, दूसरी है ईमानदारी से भरी जाए, और तीसरी है कि डैफ में जो हमने जो कुछ भी कमिटमेंट किए हैं, जो कुछ भी प्रॉमिसेस किए हैं, उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आ जाए। क्योंकि देखिए, आपकी कोई भी सीमा को यूपीएससी बर्दाश्त कर पाता है, ये सच छिपाने की सीमा को बर्दाश्त नहीं कर। सर, एक एक्स डीजीपी हैं बिहार के जो अब ब्रह्मचारी बन चुके हैं, आप एक्स डीजीपी हैं बिहार के। तो उन्होंने कहा था कि 99% लोग जो भी इंटरव्यू में सिलेक्ट होके आ रहे हैं, यूपीएससी परीक्षाओं के माध्यम से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, अति करप्ट लोग आ रहे हैं। तो सर, इस पर क्या आपकी राय है? चूँकि डेफ देने के बाद भी, तमाम इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद भी हम सिविल सेवाओं में भी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल एक व्याप्त है ही। इस पर सर एक कमेंट। देखिए, इसके लिए आपको एक सोशल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। केवल एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, वो कहीं आसमान से आते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं। हमारी सोसाइटी से वो जनरेट होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि जब कंज्यूमरिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का एक्सपेक्टेशन, लोगों का लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन लाइफ से बढ़ता जाता है। और लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है तो वैसे ही उसका डिमांड बढ़ता जाता है।
सर उपभोक्तावाद की आपने बात की, लेकिन सर सरकार भी तो लगातार सुविधाएं दे रही है। सरकार लगातार सैलरी में इजाफा कर रही है, नया वेतन आयोग आ गया है, तो इस तरीके से फिर भी यहाँ पे कहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द एस्पिरेशन एंड द फुलफिलमेंट। जो चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो या 9वां वेतन आयोग हो, आपके बढ़ते हुए एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाता। लाइफ में क्या है कि जब जिस देश में जो आपके पॉपुलेशन का 1% है, वो आपके पूरे रिसोर्सेज के 20% को अवेल कर रहा है। तो जहाँ इतना बड़ा गैप हो, वहाँ हर आदमी अपने आप को उस 1% में लाना चाहता है। वहाँ कोई भी सैलरी बहुत छोटी पड़ जाती है। आप समझ ही रहे हैं? इसलिए हमें एथिकल सोसाइटी लानी पड़ेगी। वी ट्राई टू एंड वी शुड एक्चुअल एक्चुअली ट्राई टू इन्फोर्स द एथिकल वैल्यूज इन रियल लाइफ। एथिकल वैल्यूज मात्र पेपर पर ना रहे, उसको रियल लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी जाकर इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा कोई इसका उपाय नहीं। इसका सर थोड़ा-सा अगर मॉडल बता सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि सुनने में अभी भी बात यही लग रही है कि हम एकेडमिक्स की ही बात कर रहे हैं। इसका कुछ व्यावहारिक एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, इसका देखिए ये काम सरल नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करना आप समझ सकते हैं कि हमारा अब यही लीडर्स तो हमारे नेशनल मूवमेंट में भी थे। जी। उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए। आई एम नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट द भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इवन यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो दे आर द कॉमन पीपल। लेकिन क्या हुआ कि जब एक समय आया, जब राष्ट्र की जरूरत हुई और उन्होंने अपने आप को कैसा ट्रांसफॉर्म कर लिया, लगता है कि किसी दूसरी जहां से आए हुए। जबकि हमारे नेशनल मूवमेंट में वही लोग थे, वो दूर दूर तक अपने सारे लग्जरी ऑफ लाइफ को उन्होंने बहिष्कार किया। तो वो टेम्परामेंट कहाँ से आया? एथिकल वैल्यूज से आया। एथिकल वैल्यूज कहाँ से आया? तो नेशन के प्रति डेडिकेशन से आया। तो उसी तरह हमें कुछ न कुछ इस तरह का डेडिकेशन लाना पड़ेगा वैल्यू सिस्टम के प्रति। वो हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को इन्फोर्स कर दें, बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉर्पोरल और लीगल पनिशमेंट ला दें तो इससे एथिकल वैल्यू सोसाइटी का सुधर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। सर वापस यूपीएससी पर आते हैं। चूँकि इस बार मेंस का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट ने हमें काफ़ी कुछ बताया होगा। तो बदलते दौर के साथ बदलती रणनीतियाँ क्या हैं, जिन पर आने वाले नए बच्चों को स्टिक होना चाहिए, उन्हें उसको फ़ॉलो करना चाहिए? क्या हो सकता है सर? देखिए, ये तो आप जानते हैं कुलदीप कि मैं डिफरेंट चैनल से, अपने चैनल से, बाकी चैनल से, हर जगह मैं सिर्फ एक ही नारा देता हूँ, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। क्योंकि आप जब तक आपकी पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आएगी, तो ये पढ़ाई से आपका काम नहीं चलेगा। आप अगर समझते हैं कि इंफॉर्मेशंस को गैदर करके एआई तकनीकी आ गई, आपके ज्ञान के इजाफा करने आपके इन्फॉर्मेशन में तो इजाफा किया है, लेकिन आपके ज्ञान में वो कमी लाएगी, क्योंकि आपको सोचने से धीरे धीरे और फ्री कर देगी। जो भी आप थोड़ा सा दिमाग में कष्ट मेमोरी की देते थे वो नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, उसको तुरंत एआई में देखकर पता करने की कोशिश करेंगे। अगर इसी एआई को एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ कर देता तब की बात हो, तब भी दिक्कत होती। क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप रियलाइज करिए कि क्वेश्चन क्या होता है, इन्फरेंशियल होता है, इनडायरेक्ट उसका नेचर होता है। जो बच्चे अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के स्केल पर डाल लेते हैं वही क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे विचार से जो हर एग्जाम के रिजल्ट के बाद फिर ये बार बार होता है कि क्या करें। इसको तो मैं कबीर दास की तरह हमेशा रटता रहता हूँ, अकेला चिल्लाता रहता हूँ, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। जी। सर ने कहा बी अ थिंकिंग क्रिएचर। हमने पहले भी देखा है, चैट जीपीटी से भी कोशिश की गई थी यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने की, बट नहीं कर पाए थे। तो हमें भी लगता है कि इसका उपाय शायद यही है, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। सर एक और नया सवाल करते हैं। चूँकि फाइनल रिजल्ट में यूपीएससी का लगातार रिजल्ट पिछड़ता जा रहा है। सर 2024 का क्या रेशियो रहा और 23 का क्या रहा, आपसे जानना चाहेंगे, और इसको कैसे सुधारें, इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। आप हिंदी माध्यम की बात कर रहे हैं। जी। देखिए, दुर्भाग्य ये रहा है, मुद्दा यहाँ माध्यम का नहीं रहा है। कई बच्चों को इस तरह की गलतफहमी हो जाती है और इस कारण से वो क्या होते हैं कि हिंदी माध्यम छोड़ के उछल के अंग्रेजी माध्यम में भी चले जाते हैं। लेकिन उससे और उसका रिपरकशन बहुत बुरा होता है। कारण क्या होता है
कि जब आप अपनी मातृभाषा छोड़ के किसी और की भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपकी और भी मौलिकता नष्ट हो जाती है, आपके सामने चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये मुद्दा भाषा का भी नहीं है, ये मुद्दा है सोशियोलॉजिकल डिवीज़न का। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे होते हैं, उनका बैकग्राउंड स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर होती है। हिंदी माध्यम वाले को थोड़ा, वो बेचारे आते हैं तो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र मतलब हिंदी भाषी होते हैं प्रायः। तो क्या होता है कि हिंदी भाषी होना अपने आप में बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा जो हिंदी बेल्ट है, तथाकथित काव बेल्ट, उसकी स्कूलिंग सिस्टम और उसका जो खासकर जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, बहुत वीक है। तो वहाँ पर रूट लर्निंग करवाई जाती है ज़्यादातर। यहाँ पर जब यूपीएससी में आते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा यूपीएससी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता से वो डिमांड काफ़ी हट जाता है। तो इसके लिए वही करना पड़ेगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों को भी टॉपिक से टॉपिक और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़कर और नए सिरे से एक बदले हुए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, फिर सब ठीक है। क्या लगता है सर, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उससे जो हमारा हिंदी माध्यम का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो सकता है कुछ हद तक? इसमें कुछ आपकी स्टडी होगी सर? देखिए, जो बातें कही गई है शिक्षा नीति से, अगर उसका पालन हो तो ज़रूर सॉल्व हो सकता है। क्योंकि वही आवश्यकता आज सरकार कह रही है, जो हम बहुत समय से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन कुलदीप, इसमें दुर्भाग्य ये है कि ये करेगा कौन? और थियरी में चाहे जितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कह ली जाए, लेकिन जो प्रैक्टिस जो दिख रहा है, वो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि फिर जब बात ये है तो सोशल साइंस को अपने ढंग से दोबारा लिखवाने की, तोड़-मरोड़ करने की बात आती है। तो एक तरफ आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्री थिंकिंग को कहीं न कहीं सप्रेस करते हैं। तो इसकी इसका सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष का क्रियान्वयन होगा, इस पर मुझे संदेह है। सर, एक और मेरा प्रश्न है आपसे, चूँकि आपने सरकारी डेटाबेस की बात की, सरकारी किताबों की बात की, एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, हम पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी इसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी में भी तमाम तरह की गलतियाँ हैं। अब तो कुछ नया भी है, मुगल का शायद चैप्टर भी हटा दिया गया है, यूपीएससी ने उसको रखा हुआ है। तो सर, अब इस गैप को कैसे भरा जाएगा कि एनसीईआरटी ने एक चैप्टर डाउन कर दिया, जबकि यूपीएससी उस चैप्टर से अभी भी प्रश्न पूछेगी, तो इसका सोर्स बच्चे कहाँ से लाएँगे? मार्केट में तमाम किताबें हैं, बट एनसीईआरटी की अपनी बात अलग है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुगल का चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन उसके महत्व को कम कर दिया गया है और उस हिस्ट्री को रीराइट किया गया है। जैसे मुगलों के बारे में जो दी गई है, वो बड़ा ही एक रिलीजियस बाइगॉट की तरह दी गई, धार्मिक धर्मांध कट्टरपन को, और उनकी जो उसका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको अपने तरीके से थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन हुआ है। तो ठीक है, वो अलग रहेगा। यूपीएससी के जो बच्चे हैं, वो अपने तरीके को अलग लेकर चलते हैं। आपने अभी देखा होगा हाल में कि यूपीएससी के चेयरमैन का स्पीच भी आया था, तो उसने कहा था कि हमारी बॉडी ऑटोनोमस बॉडी है और हम अपना अपने मानदंड को खुद बनाते हैं। तो कम से कम यूपीएससी के चेयरमैन की इन बातों से यह लगा, और कई उसके अलावा आप देखिए कि जहाँ तक हिस्ट्री में या कोई भी सब्जेक्ट में छेड़छाड़ की बात है, तो वो परसों से हो रही है। लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका है, वो क्वेश्चन के तरीके देखने से ऐसा लग जाता है कि यूपीएससी के लेवल पर कोई बदलाव नहीं है। और आप अगर रिजल्ट भी देखेंगे, जैसे भी मुख्य परीक्षा आई हुआ है, तो मेंस एग्जामिनेशन में हमारे अच्छे रिजल्ट हैं, और मेंस में अच्छे खासे बच्चे क्वालिफाई किए। उसमें मैं जब लिस्ट देख रहा हूँ, तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं जनरल स्टडीज़ के बैच से ही हैं, उसमें अदर ऑप्शनल के भी हैं, और लेकिन हिस्ट्री के जो बच्चे हैं, वो सर्वाधिक संख्या में सिलेक्टेड मेंस में दिख रहे हैं। अब फाइनल रिजल्ट देखिए, पिछली बार भी फाइनल में हिस्ट्री के बच्चे टॉप रहे थे हिंदी माध्यम में, आपने देखा था। तो इन बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क यूपीएससी के लेवल पर इसका नहीं पड़ रहा। सर, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि 10 नवंबर को लाल किला के पास 6:52 पर एक ब्लास्ट हुआ, कार में ब्लास्ट हुआ, जो अभी तक शिनाख्त की गई पुलिस के द्वारा, उसमें से हमें निकल के आया है कि जो लोग थे ब्लास्ट करने के पीछे, सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे श्रीनगर से। इसके अलावा अचानक से क्या हुआ, उनकी फैमिली से जो हमें पता चला कि वो रेडिकल हो गए। पता नहीं कैसे रेडिकल हुए, ये पता नहीं है फैमिली को, लेकिन रेडिकल हो गए।
सर प्रश्न ये है कि जो नई शिक्षा आ रही है, जो हम कहते थे, हमेशा से कहते रहे हैं कि शिक्षा बदलाव का माध्यम बनता है, लेकिन ये शिक्षा किस चीज़ का माध्यम बन रहा है? जिहाद का, कट्टरपंथ का माध्यम बन रहा है? ये कट्टरपंथ सभी धर्मों में है, सभी ओर है। तो इस पर सर जानना चाहेंगे, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। आखिर शिक्षा अच्छी पाने के बाद लोग इस रास्ते पर कैसे आ जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा कि ये जो घटना हुई है काफ़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इस कारण से है कि अब तक माना जाता था कि जो एक सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, आर्थिक सामाजिक वंचना है, वो आर्थिक सामाजिक वंचना इस इस बात के लिए उत्तरदायी होती है कि आर्थिक सामाजिक वंचना के कारण कहीं न कहीं इस तरह के इस तरह के फंडामेंटलिज्म आते हैं, धार्मिक कट्टरता आती है और वहाँ से आतंकवाद पनपता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इससे ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी व्हाइट कॉलर टेररिज्म का बहुत सारा मामला आया है, लंदन में हुआ है और भी कई कंट्रीज में हो चुका है, जहाँ अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर्स और वेल प्लेस्ड प्रोफेशनल्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें देखिए, ये बात लग रही है ये घटना से कि कहीं न कहीं हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में हमें इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको कठोरता से लेने से एक जैसे क्या होता है कई जगहों पर, ये भारत की ही बात नहीं है, भारत तो फिर भी आज भी मैं मानता हूँ कि इंडियन सोसाइटी बहुत खुली सोसाइटी है। बहुत सारे पश्चिमी समाज भी हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, जैसे एक घटना हुई कुछ यूरोपीय देशों में कुरान को लेकर घटना हुई, कहीं पर बुर्का को लेकर घटना हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ फ्री पास टू डिस्कशन, लोगों को विचार को व्यक्त करने का मौका दीजिए और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स का खुली बहस हमारी शिक्षा नीति का भाग होना चाहिए। कवर करने के, सेंसर करने के, इन चीज़ों को हटाकर वैल्यू नॉन वैल्यू, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, क्या हमारे सामाजिक मूल्य होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, युद्ध क्या है शांति क्या है, हिंसा क्या है अहिंसा क्या है, सॉल्यूशन क्या है अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको किस तरह से, जैसे अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो अन्याय को प्रतिकार करने का क्या क्या माध्यम हो सकता है। दूसरी बात है कि हमारा डेमोक्रेटिक चैनल को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी अपने डिसकंटेंटमेंट को वेंटिलेट करना चाहे, व्यक्त करना चाहे तो उसे उस तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर काम करने से तब जाके ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को, जिसको हम धार्मिक कट्टरता कहते हैं, उस पर कुछ हद तक पाबंदी लग सकती है। यूपीएससी मेंस के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं और जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। आपका नाम? देशराज मीना। तो चूंकि आपने इस बार सबसे कठिन परीक्षा है देश की यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसका आपने मेंस क्वालिफाई किया है। इसमें आपने इसकी तैयारी कैसे की, कैसे आपका प्रिपरेशन रूट रहा और आने वाले बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? हम आपसे बात करना चाहते हैं टिप्पणी के। सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूछा कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने जैसे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से की थी। तो वहाँ पर जो जैसे कि जो सीनियर थे, जो काफ़ी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनने गाइड किया था कि मतलब ये जर्नी ठीक रहेगी। तो उन्हीं से हमने वहाँ से सीखा और फिर आगे स्टार्ट किया। कॉलेज के टाइम से थोड़ा बेसिक्स पढ़ना, जैसे एनसीईआरटीज़, फिर धीरे धीरे जैसे कोचिंग्स के कौन मटेरियल। सी कोचिंग आपने की? कोई जी कोचिंग सर। की है? जी सर, मैंने जैसे कि जीएस फाउंडेशन के लिए तो दृष्टि का कुछ क्लासेस ली और फिर जैसे ऑप्शनल ऑप्शनल के क्या लिए रहा आपका? मणिकांत सर के जो नोट्स थे, क्लास नोट्स, वो पढ़े थे। जी, मणिकांत सर का इसमें कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रहा ये आपका ऑप्शनल कवर करने में? जी सर, मणिकांत के नोट्स है वो सफिशिएंट है, यदि उसको बार बार रिवीजन करे, उसका जैसे स्टैंडर्ड जैसे हिस्टोरियोग्राफी को लेके देखे तो वो काफ़ी अच्छा मणिकांत सर का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि था। हम देख रहे हैं लगातार प्रीलिम क्वालिफाई करने की रणनीति बदलती जा रही है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर अगर एक भाषा में बात कहें कि 20 क्वेश्चन प्रीलिम के करने के बाद बाकी क्वेश्चन में हम कुछ श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि कितना सही होगा। तो ऐसी समस्या आपके साथ भी आई? सर बिल्कुल, ये एक आम बात है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जैसे कि जो यूपीएससी ने प्रीवियस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे वो मतलब थोड़े बेसिक्स होते थे, अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें गेस वर्क ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उसमें आंसर का
फिक्स आंसर्स का पता नहीं रहते, और जैसे कि जो ऑप्शन बनाए जा रहे हैं आजकल, वो जो उसमें विकल्प होते हैं, मतलब जो युग्म के टाइप पेयर्स के रूप में होते हैं, तो वहाँ पर जो एलिमिनेशन की टेक्निक है वो भी कट जाती है, तो फिर एक गेस वर्क के रूप में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कुछ आइडिया? जी सर, जैसा कि मणिकांत सर के जो गाइडेंस है उसके लिए ही है, और फिर जो जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस है उसको कैरी ऑन करेंगे। एक न्यूज़पेपर की बड़ी बात कही जाती है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो न्यूज़पेपर का आपने भी कैसे क्या अध्ययन रहा किया है, मतलब बिल्कुल सर। कौन सा न्यूज़पेपर? सर जैसे कि मैंने हिंदी के लिए तो दैनिक जागरण, और जो हिंदू होता है इंग्लिश में उसको पढ़ा है। अगर हम नए बच्चों के लिए एक सलाह देना चाहें कि आप अपना प्री इस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं जो नया प्री आने वाला 2026 के जी। लिए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर इसमें मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स के पी-वाई-क्यू होते हैं उसका जो ट्रेंड को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है जो 2023 के बाद काफ़ी बदल चुका है, मतलब 2023, 24, 25 का देखा तो काफ़ी नया, तो उसके लिए हमें ये कि यूपीएससी के उन पी-वाई-क्यू है उनके ट्रेंड को समझना होगा कि यूपीएससी कैसे ऑप्शन को सेट कर रहा है, और फिर एक गेस वर्क डेवलप करना होगा। अगर हम 2023 और 24 की रिजल्ट की बात करें, तो आप हमें बता सकते हैं यूपीएससी में कितने परसेंट हिंदी माध्यम का रिजल्ट रहा? हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट डाउन होता रहा है, कितने परसेंट रहा है, परसेंटेज कुछ ऐसा आइडिया? सर आइडिया तो नहीं है, बट ये जनरल ट्रेंड से मैं कहूँ तो ये लगातार गिरता जा रहा है। तो इस बार जैसे कि जो हम प्री का रेशियो देखें तो 24 की तुलना में काफ़ी कम रहा है। आपने भी चूंकि हिंदी माध्यम से ही तैयारी की है अपनी, तो मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा, आपने भी फील किया है इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के बीच का ये जो डिस्टेंस है, कुछ ज़्यादा चुनौतियाँ हिंदी माध्यम में हैं, कुछ फील किया है आपने? सर बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो जैसे सीसेट का पेपर होता है जहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन आते, उनमें जो लैंग्वेज को लेकर है वहाँ पर काफ़ी डिफरेंस होता है, और फिर मेंस लेवल पर? बिल्कुल सर, मतलब ये देखा जा सकता है कि जो मेंस लेवल पे क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज होती है हिंदी में वो थोड़ी ट्रिकी टाइप की होती है, तो थोड़ा बेनिफिट कह सकते हैं कि इंग्लिश वालों को हो सकता है। कोई 2 सलाह जो नए कैंडिडेट आने वाले हैं, इस बार प्रीलिम देने वाले हैं या फिर जो नए बच्चे आए हैं? सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स के पी-वाई-क्यू है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको पढ़े, और जो बेसिक्स है, जो बेसिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, उनको अच्छा रखे, क्योंकि करंट का वो होता है, वो वेरिएशन होता है और काफ़ी टफ होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस रहते हैं। चूँकि हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, तो आपने अपनी तैयारी को किस तरीके से शेप दिया? इस पर हम जानना चाहेंगे। सर जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरा जो बेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा वहाँ से, तो वहाँ से जैसे एक जर्नी स्टार्ट होती है और फिर धीरे-धीरे जो बेसिक्स होते हैं जी। उन पे कमांड किया, जैसे कि जो बेसिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, और जो डायनेमिक है उनमें इतना वेरिएशन रहता है कि वहाँ पर जो बनने का चांस रहता है वो कम रहता है, तो उससे अच्छा कि मैं ये कहूँगा कि जो स्टैटिक्स है उसको हम मजबूत रखें तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। मुखर्जी नगर ने कितना योगदान दिया आपकी तैयारी में? बिल्कुल सर, ये तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जगह का इतना वो नहीं होता, बट यहाँ पर ये है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे रहते हैं तो उनसे थोड़ा गाइडेंस मिलता रहता है, तो काफ़ी हेल्प करता है वो उन चीज़ों को समझने में। आपने कोचिंग के अलावा कोई खास बैच वगैरह या फिर कोई खास कोर्स वगैरह भी साथ में किया? नहीं सर, जैसे मैंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया, बट मैंने जैसे बेसिक्स नोट्स होते हैं कोचिंग के, जैसे मैं ऑप्शनल के लिए बताऊँ तो जो मणिकांत सर है उसका जो प्रिंटेड नोट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हिस्ट्री के लिए स्पेशली। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनू चौरसिया है। कब से शुरू की यूपीएससी की तैयारी? यही कुछ अप्रैल मई से स्टार्ट की है अभी तो। अभी अभी यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है, देखा है आपने? नहीं नहीं, अभी तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, अभी मैंने भी देखा कि आ गया है, फिर रात में विचार करते हैं। कितना सिलेबस कवर हो गया? अभी सिलेबस क्या ही कवर हुआ है, अभी तो हमको लगता है हिस्ट्री हुआ है, पॉलिटी हुआ है, आईआर चल रहा है, लगभग अभी हो गया है 4-5। मणिकांत सर के यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? जी जी, मणिकांत सर के यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। कितने पेपर कवर हो गए सिलेबस के अभी? सिलेबस के अभी GS 1 और 2 लगभग कवर हो चुका है, थोड़ा सा लगभग दोनों के 50-50 मतलब इतिहास तो कंठस्थ हो गया होगा फिर मणिकांत सर जब पढ़ा रहे हैं? इतिहास में तो अभी मॉडर्न तो कंप्लीट हो गया पूरा, और फिर अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में है, बाकी दो तो जानते ही हैं, इतिहास का सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है, तो थोड़ा समय लगेगा अच्छा, उसमें। कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी क्षेत्र से हूँ। कैसे ख्याल आया कि यूपीएससी में कदम रखना है? जैसे ऐसा कोई बात नहीं, जैसे क्लियरली जब मैं 12th आउट हुआ तो पास आउट हुआ तो मैं वही से क्लियर कर लिया कि यूपीएससी करना है, और साथ में ग्रेजुएशन करते रहे उसके साथ साथ इसको भी
एक तरफ से चलाते रहें। आपका नाम? जी, पहले मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम अंकुल शर्मा है, मैं यूपी कानपुर से यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आया कब हूँ। कब से तैयारी शुरू कर और रहे मैं हैं? यहाँ पे तैयारी जो है अभी मुझे 6 मंथ हुआ है रिसेंट, मतलब अच्छा। यहाँ पे आए हुए। कैसे ख्याल आया कि आपको ये देश के एक सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है? कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन की बात क्योंकि आजकल मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रीजन सोशल मीडिया भी है। नहीं, सोशल मीडिया की बात ऐसी नहीं है कि सोशल मीडिया मेरा मोटिवेशन नहीं है। जो मेरा मोटिवेशन है वो मेरे पिताजी जो हैं वो एक मज़दूर हुआ करते थे पहले, और वो अभी इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम में एक ऑफ़िसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, नई दिल्ली में है। तो वहाँ से लगता है कि जब और मैंने गरीबी को बहुत करीब से क्या देखा हुआ लगता है 6 महीने में कितनी तैयारी हो गई है? 6 महीने में मैं तैयारी की बात करूँ, मैं द स्टडी में फर्स्ट कोचिंग है ये, और मैंने इसका पहले मैंने यूट्यूब से जो सोशल मीडिया अभी आपने बोला तो मैंने काफ़ी कोचिंगें देखी, बट मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ठोस एक जो सिलेबस देख यूपीएससी, लिया हाँ, पूरा? सिलेबस हाँ, पता चल सिलेबस, गया? हाँ। क्या होता है सिलेबस, अगर हमारे नए बच्चों को हमें बताना है? सिलेबस के बारे में बताएं, देखो आप आजकल सोशल मीडिया चल रही है, तो आप सोशल मीडिया पे ना जाके आप एक वेबसाइट पे जाएं। मेरे समझ से 9 पेपर होते हैं, जैसे हाँ, पेपर 4 पेपर हो गए हैं, ऑप्शनल के हो गए हैं, तो ये सिलेबस पूरा आपका कवर है? अभी नहीं, मेरा अभी 2 सेगमेंट कंप्लीट हुआ है, एक पॉलिटी का, एक मॉडर्न हिस्ट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है कल 11 नवंबर को। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है और मैं द स्टडी आईएएस में साइंस एनवायरनमेंट एंथ्रोपोलॉजी का टीचर हूँ। सर, कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 2736 कैंडिडेट ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया, यानी इंटरव्यू के फेज में वो पहुंच चुके हैं। तो सर, इस बार कुछ नया क्या देखने को मिला? नया हमको मूल रूप से देखने के लिए मिलता है कि जैसे तैयारी का पुराना ढर्रा जो था, जिसको हम कहते हैं कि बस रट लिया या कहीं से सोर्स मिल गया, तो या एक डिफरेंस आता था कि कुछ लोग कहते थे कि हमको सोर्स मिल गया, हमको पढ़ने के लिए चीज़ें मिल गई हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली। हिंदी माध्यम में बोलते थे कि हिंदी माध्यम में कंटेंट है, नहीं है, इंग्लिश माध्यम में अधिक है। तो मूल रूप से इस साल हमको ये देखने मिला कि जो बंटवारा था ये तो हट गया है, अच्छा। क्योंकि कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो चैट जीपीटी हो अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी मोड हैं उनसे कंटेंट तो अब अवेलेबल हो गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको ये देखने मिलता है, जो बच्चे बहुत अच्छे से एनालिटिकली पढ़ रहे थे, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ रहे थे, इंटरलिंक करके पढ़ रहे थे, वो इंटरलिंकिंग जिन स्टूडेंट्स के पास थी वो तो काफ़ी अच्छा करके गए। यूपीएससी कुछ ऐसा भी डेटा प्रदान करता है क्या कि लाइक प्रीलिम कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितने हिंदी मीडियम के बच्चों ने क्वालिफाई किया? अभी वो डेटा आएगा, अभी तो नहीं आएगा, पूरे साइकिल हो जाने के बाद वो डेटा यूपीएससी प्रदान करता है। 2024 का आया है सर? 2024 का है। पिछले साल के अपेक्षाकृत इस बार जो मोटा मोटी तौर पे हमको देखने के लिए मिल रहा है वो हिंदी माध्यम के कुछ बच्चे कम हैं इस बार, और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण जरूर है कि जो पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन आया है। कितने परसेंटेज सर पिछले बार की अगर हम रिजल्ट की बात करें, हिंदी माध्यम का कितना परसेंटेज? एज सच तो बहुत अभी तो नहीं बोल सकते हैं कि अभी जो बच्चे हमसे मिले हैं उसके आधार पे ही हम कह सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी हम 2022-23 की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों के आधार पे अगर 2024 तक तो आए तो करीब करीब 8 से 10% बच्चे हर साल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जो सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। मगर इसके पीछे हिंदी या इंग्लिश माध्यम को हमें मुख्य मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे हमें मुख्य मुद्दा इस बात को बनाना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहे हिंदी में पढ़ रहे हों चाहे अंग्रेजी में पढ़ रहे हों, तरीका किस तरीके से है वह खास तौर पर। आपके कहने का मतलब है यूपीएससी में असमानता का स्तर नहीं है लैंग्वेज के माध्यम से? यूपीएससी में लैंग्वेज के आधार पे तो असमानता का माध्यम मकसद ही नहीं बनता है। यूपीएससी ने खुद इस तरीके से बोला हुआ है कि चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इक्वल प्रेफरेंस है। अगर बच्चा उस तरीके से उसको ग्रास्प करेगा, उस तरीके से पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। शुक्रिया सर। तो आज हमने हिस्ट्री कोच मणिकांत सिंह सर से तमाम मुद्दों पर बात की। सर ने जो कट्टरता फैल रही है उस पर फ्री डिस्कोर्स की बात करते हुए कहा कि इसको रिलीजियस कट्टरपंथ को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमने यूपीएससी में मेंस के रिजल्ट आने के बाद या फिर मेंस का अपना यूपीएससी का रिजल्ट सुधारें कैसे, तमाम मुद्दों पर बात की और हमने जाना कि आखिर कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन को बेहतर आप बना सकते हैं। तो कैमरामैन जिमी सर के साथ कुलदीप द्विवेदी, न्यूज इंडिया।